हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। तो आप लोगों के कहने पर हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल जो 2023 में पेपर हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो देख सकते हो ये पेपर आप लोगों का कब हुआ, 17/6/2023 को हुआ था। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो भर्ती पिछली बार 2023 में निकली थी, उन सभी शिफ्टों का पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं आप लोगों के कहने पर। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पेपर 2023 में हुआ था बीएसएफ हेड कांस्टेबल का, वो कितने शिफ्टों में हुआ था। 18 शिफ्टों में टोटल हुआ। तो 18 शिफ्टों की पीडीएफ मेरे पास पड़ी है। आप लोग कह रहे थे कि सभी शिफ्टों के जो है क्वेश्चन करवा दीजिए, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी पीडीएफ मेरे पास पड़ी हैं। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का सिलेबस में क्या आता है, पेपर में क्या पूछा जाता है इसमें। तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल में 20 नंबर की रीजनिंग आती है और 20 नंबर की हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कर सकते हो, और 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है। और आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आपकी इस बार वैकेंसी कितनी, टोटल 1526 पोस्टें हैं। और आप लोगों ने फॉर्म भर भी दिया होगा, लास्ट 8 तारीख थी, 8 जुलाई। और आपकी कौन कौन सी पोस्टें हैं, असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, ये पोस्टें आप लोगों की हैं। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग देख सकते हो, 1600 मीटर रनिंग एग्जाम, उसके बाद टाइपिंग, उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों ने कमेंट किया था, तो मैंने कमेंट यहाँ पर देख सकते हो, कमेंट किया था कि मतलब सारा पेपर करवा दीजिए। तो कमेंट यहाँ पर काफ़ी लोगों ने किए थे, तो आप लोग कमेंट देख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा चलो वीडियो बना देते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है, सरकारी नौकरी निकलती है, सबसे पहले जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पर आप लोग पेपर को देख के अनुमान लगा सकते हो। 18 शिफ्टों में पेपर हुआ, टोटल आप लोगों के 1800 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपको ये रियल और अथेंटिक क्वेश्चन आपको देंगे, क्योंकि आंसर की जब जारी की जाती है तो वही क्वेश्चन जो अथेंटिक होती है। बाकी यूट्यूबर इधर उधर से वीडियो ले आते हैं, क्वेश्चन कहते थे ये आया था, ये आया था। जब आप लोग स्क्रीन पर आंसर की से देखोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि ये लोग छोटे छोटे क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन ले आते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि ये क्वेश्चन आया था, मगर वो कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दो दो मतलब जैसे कि दो दो हम लोग सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे हिंदी उठा ली या रीजनिंग उठा ली या कंप्यूटर, तो दो दो एक बार में करवाएंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी जो है कमेंट करके राय भी दे सकते। तो इस वीडियो में 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, जो पिछली बार बीएसएफ एससीएम में पूछे गए थे। तो आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है सिलेबस इसका क्या रहता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि गलत क्वेश्चन आपको मतलब जो है गलत जो है कथन आपको देखना था, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो सबसे पहले आपको पता होना ही चाहिए वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसकी क्या है, WW की आपसे जो है ट्रिपल बार WW की जो है आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है, तो क्या होती है इसकी, वर्ल्ड वाइड वेब होती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित कुछ फैक्ट भी आप लोग देख लें, इससे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फैक्ट यहाँ पर आप लोग देख लें, जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसकी जो है जो इसकी खोज किसने की थी, कब की थी, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में है। तो इसकी जो है टिम वर्नर्स-ली द्वारा जो है 1989 में इसे जो है विकसित किया गया था, या खोज आप कह सकते हो या विकसित कह सकते हो। तो इसकी जो टिम वर्नर्स-ली थे, इन्होंने 1989 में जो है WW को जो है ट्रिपल बार WW इसको जो है विकसित किया था। और इसमें बता दें कौन सी लैंग्वेज जो इसमें प्रयोग होती है, तो HTML द्वारा जो है इसमें जो है लैंग्वेज को यूज किया जाता है। जो वेब पेज में जो है भाषा लिखी जाती है वो किस में लिखी जाती है, HTML भाषा का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए, वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर करने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये भी आप लोग याद रखें। ऑप्शन में जो है वेब सर्वर पर वेब पेज को स्टोर, यहाँ पर सबसे पहले देख लें, वेब सर्वर पर वेब पेज को अपलोड करने की प्रक्रिया को जो क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। तो ये आपसे स्टोर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपलोडिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वेब सर्वर
होस्ट कंप्यूटर होते हैं जो हज़ारों वेब पेजों को स्टोर करते हैं। दूसरा वाला भी ऑप्शन जो है आपका सही है, इसे भी याद रखें। तीसरा है उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर वेब सर्वर से वेब पेज को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोग याद रखें, ये एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कॉरपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है पूछा गया है और कई एग्जामों में इसकी जो है ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि ये जो ENIAC कंप्यूटर है कौन सी पीढ़ी का है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ENIAC कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी का, और प्रथम पीढ़ी का जो समय क्या है 1942 से या 43 आपको लिखा मिल जाएगा, 40 भी लिखा मिल जाएगा, और 1955 के बीच में जो है प्रथम पीढ़ी को रखा गया है। और बात कर लेते हैं जो है इसको ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, विभिन्न एग्जामों में, और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है। 1946 में जो है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन थे? ई कर्ट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो इसका आपसे निर्माणकर्ता भी पूछा जा सकता है ENIAC का। तो आपको क्या बताना है? तो आपको ई कर्ट बताना है। इसके जो है प्रोफेसर थे कहाँ के? तो ये आपको हो जाएगा पेनिसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिन्होंने ये जो ENIAC कंप्यूटर को बनाया था। ई कर्ट थे और जॉन, इन्होंने जो है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को बनाया था। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थोड़ी इसके साथ आपको जानकारी भी देते चल रहे हैं। तो ENIAC की फुल फॉर्म आशा करते हैं आप लोगों को पता चल गई होगी। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? तो कौन सा हो जाएगा? CD हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था। MS एक्सेल होता है। MS एक्सेल में वर्कशीट में एक ही सेल में एक नई लाइन एंटर करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता? अल्ट के साथ अगर एंटर दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सेल से एक नई लाइन एंटर हो जाती है। जैसे कि मान लो एक सेल इस प्रकार से होती है एक्सेल में, उसके नीचे अगर एक और सेल बनाना है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जो है इसी में एक्टिव सेल में रहना है। उसके बाद क्या कर देना है, अल्ट के साथ एंटर दबा देना, तो एक लाइन नीचे और हो जाएगी, जुड़ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 5 MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक ईमेल एड्रेस टेक्स्टिंग स्विच स्वतः हाइपर लिंक के रूप में दिखाई जाती है। इस लिंक को हटाने के लिए इस पर राइट क्लिक करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा? तो इसमें हाइपर लिंक रिमूव वाले ऑप्शन पर जो हमें क्लिक करना होगा, तो सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। MS एक्सेल 2019 में फॉर्मेट एज टेबल स्टाइल का प्रयोग करके वर्कशीट में फॉर्मेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो इसका किया जाता है Alt H और T का प्रयोग किया जाता है। Alt + H + T का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो 10 में किसी क्रिया को अंडू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग संयोजन किया जाता है? तो अंडू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Z का किया जाता है। रीडू करने के लिए किसका किया जाता है? तो U का किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू लॉन्च करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू लॉन्च करेगा? तो कौन करता है? तो स्टार्ट मेनू जो है विंडो ही लॉन्च करता है। जब आप खोलोगे तो विंडो आपकी जो है खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है। तो क्या आ जाती है? तो ये स्क्रीन सेवर जो है
स्क्रीन सेवर एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय, मतलब कंप्यूटर में कुछ ना करो छोड़ देने पर कैसे आ जाती है। स्क्रीन सेवर जो है यहाँ पर स्क्रीन आपकी हल्की सो लाइट डिम हो जाती है और ऐसा लगता है कि स्क्रीन लॉक हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। पहचान कीजिए कि कंप्यूटर मेमोरी संदर्भ में दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। सहायक मेमोरी द्वितीय मेमोरी को सहायक मेमोरी कहते हैं। प्रयोग किए जाने के लिए प्रोग्राम और डाटा को रखती है क्योंकि यह गैर लोपशील होती है, तो नॉन वोलेटाइल होती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, सहायक स्टोरेज डिवाइसों के सबसे सामान्य केस और रैम चिप हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपका पहला वाला जो है सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। तो आपका पहला राइट है और दूसरा असत्य है। तो मेमोरी देख लेते हैं। तो ये चार्ट मेमोरी का है, आप लोग देख लीजिए। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखा आपको मिल सकता है। तो प्राथमिक मेमोरी के 3 जो है पार्ट हैं। स्थायी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं इसे, और 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और कौन कौन सा हो जाएंगे, अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद जो आपकी स्थायी मेमोरी जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, रोम, प्रोम, उसके बाद है ई प्रोम, उसके बाद है ई प्रोम हो जाएगा, यूबी प्रोम हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी अस्थायी मेमोरी है वोलेटाइल, तो ये किस में हो जाएगा, डायनेमिक रैम, उसके बाद ये हो जाएगा स्टैटिक रैम। और द्वितीयक और सहायक मेमोरी में आप लोग देख सकते हो, क्लॉपी डिस्क हो जाएगी, हार्ड डिस्क हो जाएगी, मैग्नेटिक टेप हो जाएगा, सीडी रैम हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगी और पेन ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था। जो कंप्यूटर के क्वेश्चन बढ़िया लेवल का पूछा जाता है एससीएम में है। ये थोड़े जो जिस शिफ्ट का हम करा रहे हैं इसमें थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए, बाकी दूसरा जो हम करवाएंगे कंप्यूटर का सेट तो उसमें देख लेना बहुत वीआईपी क्वेश्चन पूछे गए, मतलब अच्छा लेवल अगर आपने बढ़िया पढ़ रखा है तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। इसके जो है आपका प्रैक्टिकली ज्ञान होना चाहिए, तो कुछ इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था, फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउज़र निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया। तो फायरफॉक्स आपने देखा होगा मोबाइल या लैपटॉप में होता है, तो ये किसके, मोजिला जो है कंपनी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कंट्रोल एस के साथ हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो एमएस वर्ड में कंट्रोल जो है इसका जो है हम सेव के लिए प्रयोग करते हैं शॉर्टकट की, जिसे हम कंप्यूटर में अपने एमएस वर्ड में है किसी को हम सेव करना चाहते हैं पेज को, तो कंट्रोल के साथ यस दबा देंगे तो हमारा सेव हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस का पहला भाग होता है। तो ईमेल एड्रेस जैसे कि आप यूज करते हैं, आपका नाम करण है तो आप क्या कर, जैसे कि आपका नाम करण हो गया, यहाँ पर हम उदाहरण के लिए दे देते हैं, आपका नाम करण हो गया और यहाँ पर आपका ये @ लग जाता है, या 1 2 3 करके @ के बाद ये आपका इतना यूज़र नेम होता है। यहाँ पर जैसे कि आपका नाम है, जैसे कि आपका नाम करण है, उसके बाद आपका लगा 1 2 3 और @ लग गया, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये यहाँ पर यूज़र नेम आपका हो जाता है। और आपसे ईमेल में पूछा जाता है कि जो यूज़र नेम होता है उसमें स्पेस होता है ईमेल एड्रेस में या नहीं, तो ईमेल एड्रेस में कहीं भी आपका कोई स्पेस नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण देखो, वर्ड पैड होता है, गूगल डॉक्स होता है और एमएस वर्ड होता है। इसमें क्या होता है, एमएस वर्ड में जिस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट या लेटर तैयार करते कोई बनाते हैं, इसी प्रकार से गूगल डॉक्स में हम क्या अपना लेटर तैयार कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और वर्ड पैड में भी बना सकते हैं। और एमएस जो है, एमएस एक्सेस है, इसमें नहीं बना सकते, तो ये वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था, एमएस वर्ड 2010 में फाइल टैब पर जाने के लिए निम्नलिखित किस शॉर्टकट का प्रयोग करते। तो शॉर्टकट की से संबंधित देख सकते हो क्वेश्चन कितने, लगभग 4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में ही पूछे गए थे। तो अल्ट +F का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। जब जैसे कि MS वर्ड में होते तो हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हम जो यहाँ पर देख सकते हैं, देखो जैसे कि से प्रिंट जो है सिलेक्शन होता है कि किसी इतने पार्ट को हम सिलेक्ट कर लेते तो यही प्रिंट करेंगे। दूसरा होता है प्रिंट कस्टम रेंज, जैसे कि हम किसी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं कस्टम करके, 2 पेज या 5 पेज करना चाहते तो वही हमारा जो है प्रिंट होगा। उसके बाद ऑल प्रिंट का ऑप्शन होता है, जैसे कि जब शुरुआत में हमारा जो सिस्टम होता है, जैसे प्रिंटर वगैरह होता है, तो ऑटोमेटिक उसमें जो है सेटिंग जो होती नॉर्मल होती है। और ऑप्शन जो थर्ड वाला दिया गया है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता है, प्रिंट एड इंस ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18 MS वर्ड 2010 में फुटनोट प्रविष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो फुटनोट होता है जैसे कि एक पेज होता है, तो नीचे आप लोगों ने कभी कभी कोई चैनल वाला होता है वो अपना नीचे डाल देता है नाम, जैसे कि मान लो हमारा चैनल का नाम धनसिंहपुर स्टडी है, तो पेज के हम यहाँ पर कॉर्नर पर धनसिंहपुर स्टडी लिख देते, तो ये कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F जो हम जो है जैसे ही शॉर्टकट की लगाएंगे तो यहाँ पर एक नीचे डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, तो उसमें जो है अपना फुट नोट डाल सकते हैं। तो यहाँ से फुट नोट की जो है शॉर्टकट की पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, MS एक्सेल में वर्कशीट की सेल को प्रविष्ट किए जाने के लिए संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। तो इसका आप लोगों को बता दें, जैसे कि एक सेल होती है MS एक्सेल में, इस प्रकार से सेल होती है आप सभी लोग जानते हैं, कंप्यूटर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई संख्या लिखते 1 2 3 4 कुछ इस भी संख्या लिखते हैं सेल में, तो हमारी ये क्या होती है, ऑटोमेटिक क्या होता है, राइट हैंड में सेल की लिखती है। अगर जैसे कि हम किसी का नाम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने अमन नाम लिख दिया, अमन नाम लिखा, तो हमारा ये सेल में कहाँ पर लिखा जाएगा, तो ये लेफ़्ट साइड में लिखता है। ये चीज़ आप लोग याद रखें, तो वही यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो इसमें क्या होता है, MS एक्सेल में वर्कशीट की सेल में प्रविष्ट किए जाने वाले संख्यात्मक मानों का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट जो है राइट होता है, जो संख्या लिखते हैं वो राइट होती है, और जो हम अक्षर लिखते हैं वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 पूछा गया था, लास्ट पूछा गया, प्रोग्रामिंग भाषा C++, कोबोल, जावा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया जाता है। तो ये कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी में जो है C++, कोबोल और जावा का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में। तो ये कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं हमने। अगर आप लोग कंप्यूटर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम डिटेल वीडियो बना देंगे, क्योंकि कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा जाता है BSF हेड कांस्टेबल में, क्योंकि BSF में जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी जो होती है, पोस्ट होती है, वो ऑफिशियल वर्क के लिए, कंप्यूटर के लिए होती है, बहुत काम करना पड़ता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो बताएँ, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन से काम चलने वाला नहीं है। अगर बढ़िया से आपको जब थ्योरी पता होगी इसकी, तभी आप जो इसे कवर कर पाएंगे। तो अगर आप लोग कंप्यूटर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट एक ज़रूर कर दें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर बुक यूथ कंपटीशन की मेरे पास पड़ी है उसको भी हम करवा देंगे। जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए विभिन्न एग्जामों में, और दिल्ली पुलिस में जो भी क्वेश्चन अभी कंप्यूटर के पूछे गए थे, अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, तो वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के करवा देंगे। बाकी बुक भी हमारे पास बहुत पड़ी हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो बताएँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें तो करवा देंगे क्वेश्चन। हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं, हिंदी किस प्रकार की पूछी गई थी। तो देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज है यहाँ पर, तो हिंदी का सेक्शन देख लेते हैं। मोस्टली जो है ज़्यादातर लोग हिंदी ही चूज़ करते हैं, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश चूज़ करने का ऑप्शन होता है। तो इसमें पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश कीजिए। तो यहाँ पर अनिमेष लिखा है, अनिमेष का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है। जो एक शब्द के लिए एक जो है शब्द का अनेक शब्द यहाँ पर पूछा गया, तो इसमें पूछा है अनिमेष का जो है बिना पलक गिराए हुए, अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक गिराए हुए। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से उस विच्छेद की पहचान कीजिए जिसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि किसमें है, तो व्यंजन संधि होती है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया, मात्र छाया में व्यंजन संधि है। तो संधि में पूछा जाता है किसमें दीर्घ संधि है, किसमें व्यंजन संधि है। तो हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, मगर जो है संधि से भी इसमें एक दो क्वेश्चन कम से कम संधि से बनते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछा गया था क्वेश्चन तीसरा, तोता का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो तोता का पर्यायवाची क्या होता है? कीर तोता का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चौथा पूछा गया था, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ कहीं कहीं का ना होना। तो क्या घर का ना घाट का, मतलब कहीं का ना होना तो कहाँ का होगा? ये घर का ना घाट का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो किसके हैं? तो देख सकते हो यहाँ पर अरी, रिप, बेरी। तो ये किसके होते हैं? शत्रु के पर्यायवाची होते हैं अरी, रिप और बेरी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, नंगा बड़ा परमेश्वर से लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा? नंगा बड़ा परमेश्वर से लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उचित विकल्प का चयन करें। तो निर्लज्ज से सब डरते हैं, तो नंगा बड़ा परमेश्वर से, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा निर्लज्ज से सब डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंगाल, कंकाल, समश्रुति भिन्नात्मक शब्द युग्म के लिए क्रमशः सही अर्थ वाले का विकल्प का चयन करें। तो जो होता है कंगाल, कंगाल का मतलब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है, और कंकाल का मतलब होता है ठटरी। तो ठटरी वाले बाबा आप लोग जानते होगे, बागेश्वर धाम ठटरी बांधते हैं लोगों की। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से शुद्ध विलोमार्थक युग्म की पहचान करें। तो विलोम शब्द आपसे यहाँ पर पूछा गया श्रोता और वक्ता, तो यहाँ पर सही ये विलोम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के विग्रह में द्विगु समास है? द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्विगु समास संख्यावाचक होता है, तो यहाँ पर दुमुट लिखा है तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 में क्या है? अव्ययभाव समास। यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस समास शब्द में अव्ययभाव समास है? तो यहाँ पर प्रति हो गया, तो देख सकते हो अव्ययभाव समास में क्या होता है? प्रथम पद जो है प्रधान होता है, जो है प्रति हो गया या अभि हो गया, इस प्रकार के वर्ड जो यूज होते हैं तो ये अव्ययभाव समास में होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्रस शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। क्रस का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्रस का हो जाएगा प्रबद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। तो अकर्मक में क्या होता है? रमाकांत सोता है। और बाकी आप लोग देख रहे होंगे, बाकी इसमें सभी में सकर्मक क्रिया है और इसमें क्या है? सकर्मक है, रमाकांत सोता है। नेक्स्ट देख लेता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो कारक भी इसमें पूछे जाते हैं, तो इसका जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही वाला, याचक को अन्न दे दो। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी इजी आती है, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि है? सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो विसर्ग संधि आप लोगों को पता होता है, विसर्ग संधि में क्या होता है? इस प्रकार के डोट लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दुर लिखा है, तो इस प्रकार से हम दुर, यहाँ पर ये हो जाएगा दुर्जन हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से लिख जाता है। तो विसर्ग संधि आप लोगों को पता होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन किए। सार्वजनिक का मतलब होता है जो सबके उपयोग के लिए हो, उसे हम सार्वजनिक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? निम्नलिखित में से प्रणत शब्द के विलोम शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रणत शब्द के लिए क्या हो जाएगा? प्रागल्भ हो जाएगा विलोम शब्द इसका। तो देख सकते हो विलोम शब्द 2-3 विलोम शब्द, मुहावरे 2-3 पूछे जाते हैं, और समास तत्सम और समास ये दोनों पूछे जाते हैं। और आपका एक कंप्रहेंसिव यानी कि एक गद्यांश आता है, यहाँ पर दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं, 16 क्वेश्चन आपके
तो गद्यांश देख लेते हैं। गद्यांश किसके ऊपर दिया गया? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी पर कृषि पर आधारित है। भारतीय किसान खेत की रूपी हवन कुंड में अपने रक्त की एक एक बूंद की आहुति देकर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं। इनकी कमाई पर ही देश की खुशहाली निर्भर है। इन्हीं पर देश के व्यापारी, पदाधिकारी, राजनेता वैभव तथा ऐश्वर्य की ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी करते हैं। थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषि भारत की आर्थिक प्रगति की रीढ़ है और कृषक ही देश में मेरुदंड है। लेकिन दुख की बात है कि समाज का इतना महत्वपूर्ण अंग हमारे देश में वर्षों से लगातार उपेक्षित रहा है। इसका प्रमाण है कि भारतीय किसान अपनी दरिद्रता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। किसान की दिनचर्या एक साधक की तरह है और यह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ते हैं और अपने बैलों को खिला पिलाकर उषा की प्रथम किरणों के साथ ही हल बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ते हैं और शाम तक खेत में परिश्रम करने के बाद ही वापस होते हैं। शिशिर का पाला हो या जेठ की दोपहरी, यह अपनी साधना में रत रहते हैं। फिर भी अधिकांश किसानों के बच्चे अर्थाभाव में विद्यालय एवं कॉलेजों का मुंह नहीं देख पाते हैं। बेटी की शादी हो तो इन्हें बैल और खेत गिरवी रखने पड़ते हैं। भारतीय किसान के बारे में किसी ने ठीक ही कहा कि जो पूरे भारत को खिलाता है वही खुद पेट भर नहीं खा पाता। यही शिक्षा का अभाव है। पूंजी की कमी रहने से यह समय पर फसलों को खाद, सिंचाई, दवा, आधुनिक उपकरणों आदि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अशिक्षित होने से कृषि के वैज्ञानिक तरीकों से अनभिज्ञ रहते हैं और इन सब का उत्पाद पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक प्रकोप की इनकी दुर्दशा के कारण बनते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि सरकार द्वारा सर्वप्रथम इनकी खेती हेतु पूंजी व्यवस्था के लिए ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा और अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य की बिक्री व्यवस्था भारतीय किसानों की दयनीय दशा सुधारने और इनको समुन्नत बनाने में रामबाण सिद्ध हो सकती है। तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है। बाकी भारतीय किसान की दिनचर्या को किस प्रकार की दिनचर्या कहा गया है? तो ये एक साधक की दिनचर्या कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, पढ़ने के बाद हमें जो है आंसर इसी से ढूंढना होता है। तो किसान को किस प्रकार की दिनचर्या कहा गया, तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा था कैसी दिनचर्या होती है, तो आप लोगों ने ऊपर पढ़ ही लिया था अभी। तो एक साधक की दिनचर्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। गद्यांश के अनुसार भारतीय किसान की दयनीय दशा के प्रमुख कारण क्या हैं? तो पूंजी, शिक्षा का अभाव और प्राकृतिक जो है प्रकोप जो है इसके दयनीय दशा के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि पर आधारित है? तो यहाँ पर कितनी परसेंट है? 70% आबादी जो है कृषि पर आधारित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है। तो हिंदी के जितने भी गद्यांश पूछे गए थे पिछली बार सभी इजी थे हम, क्योंकि हमने सभी गद्यांश इसके देखे हैं, तो हिंदी ज़्यादा टफ नहीं आती है। भारतीय कृषि को समुन्नत बनाने के लिए गद्यांश पर क्या सुझाव दिया गया है? सरकारी तौर पर ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलना और अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य पर बिक्री व्यवस्था होना चाहिए। तो क्या है, कृषि को समुन्नत बनाने के लिए गद्यांश में यही सुझाव दिया गया है कि जो सरकारी तौर पर ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए किसानों को और सुविधा मिलना चाहिए, अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य पर उनकी बिक्री होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहता है और अगर आप लोगों की कोई राय है कमेंट बॉक्स में करके आप अपनी जो है कमेंट कर सकते हो और राय दे सकते हो। थैंक यू गाइज।